बजट सत्र के आखिरी संसद में राम मंदिर पर आया धन्यवाद प्रस्ताव। संसद में बोले पीएम मोदी, 17वीं लोकसभा के कामों से खत्म हुआ पीढ़ियों का इंतजार। अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीएए, अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का बताया उद्देश्य। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा के कई जिलों में बंद रहेगा इंटरनेट। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट बंद। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पर भड़के सपा नेता रामगोपाल यादव, कहा जो भाग रहे हैं उनका चरित्र भागने वाला, चुनाव में पता लगेगा कौन बड़ा नेता। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में 5 उपद्रवियों, नैनीताल से 5 को गिरफ्तार किया। वनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा, सीएम बोले कार्रवाई बनेगी भविष्य के लिए मिसाल। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज, जेडीयू ने अपने विधायकों को जारी किया व्हिप, कल होगी नीतीश की अग्नि परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा। शनिवार को संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर सभी नेताओं ने भाषण भी दिया। इसके बाद शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बहुत कम होता है। हमने बहुत कम देखा है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने आगे देख पाते हैं। 17वीं लोकसभा से आज देश ये अनुभव कर रहा है कि मुझे विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। और यही सच्चा लोकतंत्र है। और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। नाइन्टी 7% प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे और उसमें भी 7 सत्र 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले ये भी। और मैंने देखा आपने रात रात बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। पहले सत्र में
17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए। किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार अहम है। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई। सरकार होना का उसको एहसास होता था। और यही तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी मान्य सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम है, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को। और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है। वो सम्मानीय जिंदगी। रुक रही है अगली खबर का चंडीगढ़ से। अगली खबर है, हरियाणा के कई जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। कल से 13 फरवरी तक बंदी रहेगी। इंटरनेट भी बंद रहेगा। अंबाला, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र में नेट बंद रहेगा। इंटरनेट की सेवा बाधित रहेगी। कैथल, सिरसा, फतेहाबाद में भी इंटरनेट बंद रहेगा। तो आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद रखने की बात कही गई है। फतेहाबाद में भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तो कल से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रखने के आदेश से दिए गए हैं। चंडीगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा जाएगा। कल से 13 फरवरी तक 11, 12 और 13 फरवरी यानी 3 दिन इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अंबाला, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा जाएगा। कैथल, सिरसा, फतेहाबाद में भी बंद रहेंगी इंटरनेट की सेवाएं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शहर में मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले 2 झोलाछाप डॉक्टरों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने काबू किया है। ये दोनों डॉक्टर चक्करपुर में अस्पताल व क्लिनिक बनाकर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए न केवल इनके अस्पताल व क्लिनिक सील किए हैं, बल्कि इनके कब्जे से दवाइयां भी बरामद की हैं। फिलहाल दोनों को स्थानीय थाना पुलिस के हवाले करते हुए इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि चक्करपुर में एसडी अस्पताल, अंबेडकर कॉलोनी व मुख्तार हेल्थ सेंटर चक्करपुर में अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इनमें मौजूद डॉक्टरों के पास कोई डिग्री नहीं है। इस पर टीम ने मौके पर रेड की तो एसडी अस्पताल में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उनके पास कोई डिग्री नहीं मिली।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा पंजाब बॉर्डर को जैसे ही हरियाणा पुलिस ने अंबाला में बंद किया तो पंजाब से किसान बॉर्डर पर पहुंच गए और लोगों के साथ मिलकर पुलिस से बैरिकेडिंग हटाने की बात कही और लोगों को परेशान न करने की अपील भी की। इस दौरान लोगों ने कहा कि उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर को अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर के नजदीक दोनों तरफ से बंद कर दिया है और बैरिकेडिंग मजबूती के साथ की जा रही है। हमको बोला कि पैदल चले जाओ अपना काम कौन सी जगह से आप आए थे? गुरदासपुर से। तो कौन गए कहाँ थे? आप गए जी, ये पुल है थे, उसके नीचे कोई अपना आदमी मिलने आया था, उसको मिलने गए। तो वापस जा रहे हो? हाँ जी। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। रुक करेंगे अगली खबर का। घर घर मुफ्त राशन स्कीम की शुरुआत हुई है। चंडीगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने यह शुरुआत की है। 24.49 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। राशन का लाभ पंजाब में हर दूसरे तीसरे दिन लोगों को हो रहा है। खुशियों के समागम रंगला पंजाब के रंग उभरने हो गए हैं शुरू। आपको बता दें सीएम मान के द्वारा ये बात कही गई है। कल होगा गोइंदवाल थर्मल प्लांट का रस्मी उद्घाटन। दिल्ली में मिली वेरका को परमिशन। सीएम मान ने ये बातें कही हैं। दिल्ली और बंगाल में खोलेंगे वेरका के दफ्तर। भगवंत मान के द्वारा ये बातें कही गई। अकाली दल परिवार बचाओ यात्रा निकाल रहा है, जबकि पंजाब में बिना पैसे सिफारिश के नौकरियां मिल रही हैं। पंजाब का खजाना, आपको बता दें पंजाब का खजाना नहीं, इन सब लोगों की नीयत खाली थी। इस महीने पंजाब और चंडीगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पंजाब बनेगा हीरो। सीएम मान ने ये बातें कही हैं। चंडीगढ़ की सीट भी आप ही जीतेगी। सीएम भगवंत मान के द्वारा ये बातें कही गई। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पीजीआई MER ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए कम खर्च वाली डिवाइस बनाई गई है, जो जरूरतमंद मरीजों को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की सस्ती सुविधा मुहैया करा सकती है। आपको बता दें ये सस्ती सुविधा मुहैया कराएगी। देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ के PGI MER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक खास डिवाइस बनाई है, जो जरूरतमंद मरीजों को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की सस्ती सुविधा मुहैया कर सकती है। इंस्टीट्यूट के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने इस 2-ऑक्सी+ डिवाइस को बनाया है। इसे डेवलप करने वाले लोगों का कहना है कि इंट्यूबेशन का इस्तेमाल किए बगैर मरीज की खास तरीके से देखभाल की जा सकती है। ये जो मशीन है, ये बिना ट्यूब के मरीज को ऑक्सीजन देती है। जितनी भी मात्रा उसकी जरूरत है, ज्यादा है ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत तो वो ज्यादा देती है। अगर कम ऑक्सीजन मात्रा से काम चल सकता है तो कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से पेशेंट की सैचुरेशन मेंटेन करती है। और इसके कारण क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन वेंटिलेटर लगाने से होते हैं वो कम होते हैं, पर ये नहीं है कि ये वेंटिलेटर को टोटली रिप्लेस नहीं कर रही है, ये वेंटिलेटर की जरूरत को कम करती है। इस डिवाइस का इस्तेमाल बड़े और बच्चों दोनों के इलाज के लिए किया जा सकता है। इस वक्त इंस्टीट्यूट में इस डिवाइस के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने हल्के और पोर्टेबल डिवाइस के तौर पर इसका पेटेंट कराने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के पास आवेदन किया है। ये डिवाइस जिसे हमने विद कोलैबोरेशन ऑफ DST की मदद से बनाई है एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट क्लैरिटी। तो पेटेंट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट DST के थ्रू ही पेटेंट प्रोसेस इसका कर दिया है। रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। पेटेंट प्रोसेस अंडर प्रोसेस है।
अभी तक इसको हमने पहले लेबोरेटरी टेस्टिंग की इसी हब में, सब तरह के इस मशीन में जो 4 चीज़ें होती है, सैचुरेशन है, फ्लो है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, हमने पहले हर तरीके से इसको चेक किया। इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों का कहना है कि इस डिवाइस ने सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज में इंट्यूबेट की मदद लिए बगैर बेहतर नतीजे दिखाए हैं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हल्का डेरा बाबा नानक के नजदीक शिकार मासिया से बीएसएफ मुख्यालय के नजदीक जनरल स्टोर में आग लग गई। आपको बता दें, कुलवंत सिंह निवासी पट्टी रामपुर पिछले 10 साल से बीएसएफ मुख्यालय के बाहर जनरल स्टोर की दुकान चला रहे हैं, जिसमें बीएसएफ की वर्दी, जूते, स्लीपिंग बैग, मोबाइल और भी बहुत सी चीजें बेची जाती हैं। लेकिन हर दिन की तरह त्रिलोक सिंह दुकान बंद कर अपने गांव रामपुर गए हुए थे। लेकिन अगले ही दिन बीएसएफ के जवान ने फोन कर बताया कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। जवानों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। त्रिलोक सिंह के मुताबिक करीब 15 से 20 लाख के नुकसान होने का अनुमान है। दुकानदार ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट से बताया है। ये कारण इसका है, 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो 15 से 20 लाख रुपए नुकसान का आकलन किया गया है। बीएसएफ मुख्यालय के पास जनरल स्टोर में यह आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, जवानों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दुकान मालिक जो वर्षों से यहां दुकान लगाता था, वो अपने गांव गया हुआ था। दुकान में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण फिलहाल बताया जा रहा है। तो 15 से 20 लाख के नुकसान की बात सामने आई है। जवानों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। और अब देश की बात में छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पुरियारा में 4 फरवरी को तड़के सुबह 4 बजे सरपंच समेत कुछ लोगों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के घर में घुसकर दबंगई करते हुए घर की तोड़फोड़ कर घर में रखे सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें, आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन सौंपकर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, विगत घटना के समय सरपंच की दबंगई और जमीन हथियाने को लेकर कांकेर थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर भयभीत पीड़ित परिवार ने जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। सरपंच की दबंगई सामने आई है। जी हां, आपने सही सुना है, पुलियारा गांव का मामला है। कुछ दिन पहले गांव के गुर्गों के द्वारा एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया गया। यह परिवार यहां पे गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं कार्यालय में, और हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम दादा? किशन कुमार सर। आप कौन लगते हो इनके? मैं भतीजा हूँ। हाँ, क्या हुआ था उनके साथ उन दिन? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, रात में आए और अचानक तोड़ दिए। मैं भी सातलोर में रहता हूँ। सवेरे मेरे को फोन आ रहा, बाजू वाले ने बताया कि नहीं भाई वहाँ मकान लोग को तोड़ रहे हैं करके। वहाँ तो चाचा चाची दो ही कोई थे, तो कैसे कर रहे हैं करके हम लोग गए। वहाँ 15-20 आदमी थे। अगर हम लोग वहाँ जाते या कुछ बोलते ना तो हमारे ऊपर वार कर देते। ये मूड में थे लगते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं बोले, सीधा आए थाना में रिपोर्ट करवा दिए। क्या सरपंच के साथ कोई दुश्मनी है, या और क्या आप लोगों का अवैध कब्जा है? अवैध कब्जा नहीं है जी, वो अपने यहाँ बुआ लोग का है। मेरे यहाँ ये चाचा का, उसका दीदी भाटों का मकान ज़मीन है, उन्हीं का मकान था। उन लोग का पालन पोषण इन लोग ने किया है। उनका बेटी बेटा कोई नहीं थे, बाल गोपाल नहीं थे, तो से पाल रहे थे। तो यही देख रेख कर रहे हैं उनका खेती खाद सबको संभाल रहे थे। अब वो दोनों को ख़त्म हो गए, तब उसको उस जगह को इनके नाम में कर दिए हैं। तो ये गांव वाले लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ आप लोग को रहने नहीं देंगे, यहाँ से भाग जाओ करके। मतलब आशियाना का तोड़ के जमीन को हथियाने की बात यहाँ पे सामने आ रही है। जी, वही बात। कितना साल पुराना है आप लोगों का घर? ये तो करीबन अपने यहाँ चाचा लोग का शादी नहीं हुआ तब से 70-75 साल हो गए। 70-75 साल? 70-75 से आगे हो गए।
70-75। दादी तो काय नाम है तोर? बिमला 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 दर्रो। हाँ का होगी रे सुदिन? वो दिन अब रात में सुते रहे नाय के न तोड़ फाड़ दिन फाकट ला पहली तोड़ी नुकर बाद में अपन मन घुसीन हम मोला धक्का धुमरी दे के न बाहर रहा निकाल दी और मोबाइल रही थे धरे रही के मोर आदमी तेला फोन करत रही तेला नंगाए के फेंक देन। हाँ अभी तुमन मन का चाहतो? हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते भाई जो हैं। कसूरवार करे गलती करे और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा श्यामा दर्रो। आप कौन लगते हैं इनके? मैं बहू हूँ। तो आपका जो आशियाना रात के घर में आपके दोनों मम्मी पापा सोए थे हैं और वो आके अगर घर को तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था, जान को भी हानि हो सकती थी। हाँ वो बिल्कुल हो सकता था जान को हानि। वहाँ पे सीमेंट राड लगा था, वो नीचे गिर के कहीं सिर वगैरह में लग जाता तो वो तो बिल्कुल हो सकता था जान का हानि। बहुत ही बड़ा खतरा था, ये छोटा मोटा खतरा नहीं था, जान का ही खतरा था ये। तो क्या अभी भी वो जो सरपंच है उसकी दबंगई सामने आती है? अभी भी आपको डर है क्या? अभी भी डर है सर, मेरे को अभी भी डर है। वो अभी भी मारने का धमकी देता है सरपंच। और हम लोग तो घर था सर जिसको हम सेफ समझते थे घर, लेकिन उस घर को तोड़ सके हैं तो हम तो अभी ऐसी छपरी बना के रह रहे हैं तो उसका तो कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी आके हमको मार सकते हैं। अभी पुलिस अधीक्षक के पास आए थे, क्या बोले? वो कार्रवाई करेंगे बोले? अब हाँ करेंगे बोले हैं सरकारी। देखिए न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इन परिवार को, जो गरीब परिवार है, इनको न्याय कौन दिलाता है। विकासम बोरे, केरीज इंडिया, कांकेर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पखानजूर से है, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता सोमेन मंडल के अवैध मेडिकल दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। आरोपी सोमेन मंडल को शूटर पैसे के लेन देन में संलिप्त पाए जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी तरह और भी 2 हत्याकांड के आरोपियों रिपोन सदियाल और समिति मांझी के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। रामबरापुर में सुमित मांझी और रिपर सजाल द्वारा 80 में मुकदमा के लिए काम हुई थी। इसमें हल्का जांच रिपोर्ट दिया कि इसमें अतिक्रमण सिद्ध होना पाया गया। अनावश्यक लोग को कुछ वक्त स्वतः अतिक्रमण हटाने को समय दिया गया था, लेकिन अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने वार्डों में घूमकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, वहीं हॉस्पिटल से मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली और साथ ही अनुपस्थित डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी को लेकर बीएमओ को निर्देश भी दिए। वहीं उपस्थित रजिस्टर में जिन्होंने साइन नहीं किया था या छुट्टी पर गए कर्मचारियों का सीएल नहीं चढ़ाया गया था, उनसे विधायक ने सीधे मार्क कर दिया उन्हें। देखिए आज निरीक्षण पे हम गए थे और वहाँ मरीजों से भी मुलाकात किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कुछ एक छोटी कमियां पाई गई हैं जिसको हॉस्पिटल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कमियां भविष्य में और नजर नहीं आना चाहिए और उन्होंने सुधारने के लिए आश्वासन दिया है। अगर ये परिस्थिति ऐसी रही तो किस तरह का मतलब आप एक्शन लेंगे? देखिए स्वास्थ्य के विषय में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए सख्त निर्देश दिया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिससे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने आने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ है। यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया बल्कि यूं कहिए कि देश को लूटा है। माताओं बहनों के लिए एलपीजी कनेक्शन जो उस समय तक 14.5 करोड़ थे, 31.4 करोड़। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर कांकेर से है। बस्तर में नक्सलियों की हिंसा में जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके अलावा क्षेत्र के सैकड़ों निर्दोष ग्रामीण भी मौत के घाट उतारे गए हैं। साल 2000 के बाद से सुकमा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने 354 ग्रामीणों की हत्या की है। ज्यादातर ग्रामीणों की हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में हुई है। नक्सल हिंसा में मारे गए ग्रामीणों
का पहली बार स्मरण किया गया है। आपको बता दें, भूमकाल दिवस के खास मौके पर पुलिस ने कार्यक्रम का आयोजन कर नक्सल हिंसा में मारे गए ग्रामीणों को श्रद्धांजलि दी। शनिवार को जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर एसपी किरण चौहान समेत विभाग के आला अधिकारियों ने जल, जंगल और जमीन की हक की लड़ाई लड़ने वाले और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए भूमकाल आंदोलन छेड़ने वाले बस्तर के आदिवासी क्रांतिकारी नेता महानायक अमर शहीद गुंडाधूर के संघर्ष की स्मृति में भूमकाल दिवस की 114वीं वर्षगांठ मनाई। इसके उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। देश की बात में अब राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराज शर्मा के साथ एक दंपति द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। इस संबंध में डॉक्टर शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है कि दोपहर 3:30 बजे के करीब मिर्जावाली निवासी सुरेंद्र कौर गर्भवती ऋतु अपने पति अनिल जाट के साथ आई थी। उसकी जांच के बाद भर्ती करते हुए वो प्रसव होने की जानकारी दी। सुरेंद्र कौर व अनिल जाट उनके अस्पताल स्थित क्वार्टर पर आए और ऋतु का तुरंत प्रसव करवाने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने शुक्रवार को सामान्य प्रसव करवाने की बात कही तो पति पत्नी मारपीट करने लगे। चिकित्सक की पत्नी सलोनी बीच बचाव करने आई तो अनिल जाट ने उसके कपड़े फाड़ डाले। शोर सुनकर एम्बुलेंस चालक राहुल वहां आया तो सुरेंद्र कौर ने उसकी कलाई पर दांतों से काट लिया। और इतना ही नहीं, जब डॉक्टर शर्मा लेबर रूम की तरफ गए तो पति पत्नी ने उन पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ थाना पहुंच गए और चिकित्सक के साथ हुई मारपीट को लेकर रोष जताया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अजमेर से है, जहां आना सागर झील के चारों ओर फैली जलकुंभी से आना सागर में गंदगी पसरी हुई थी, लेकिन अब ठेकेदार के द्वारा झील की सफाई की जा रही है और डिविडिंग मशीन, जेसीबी व मजदूर की मदद से झील की सफाई की जा रही है। आना सागर झील की सफाई करवा रहे सुपरवाइजर करण सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार झील की सफाई की जा रही है। 30 से 35 मजदूर लगातार झील से जलकुंभी निकाल रहे हैं। इसके अलावा जेसीबी व डिविडिंग मशीन की सहायता से जलकुंभी हटाने का कार्य पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। अब तक झील से अनेकों डंपर जलकुंभी निकाली जा चुकी है। झील के अलावा राम प्रसाद घाट व आना सागर चौपाटी के पाथवे भी साफ किए जा रहे हैं। हम आना सागर साफ करवा रहे हैं, कंटिन्यू करवा रहे हैं। 30-35 लेवल लगवा के काम करवा रहे हैं कि तब आधी वो तो हमने पाथवे पे लेवल लगा रखी है और आधी हमने आना सागर में लगा रखी है। और रोज़ के डंपर 8-10 डंपर निकल जाते हैं। दूर दूर होती है जलकुंभी, तो अगर पास होती है तो 18-20 डंपर रोज हम निकाल देते हैं अगर पास आ जाती है तो। और यहाँ से कल पाथवे पे हमने सफाई करवाई थी, वो मशीन मंगवाई थी, उससे धुलवाई करवाई थी पूरी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरंगाबाद शहर के बीचों बीच स्थित मंडल कारा के नए कारा में शिफ्ट हुए अभी 6 माह भी नहीं बीते कि यह मंडल कारा असामाजिक तत्वों का न सिर्फ अड्डा बन गया है, बल्कि उनके द्वारा यहां कई सामग्रियां चोरी कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा कई सामग्रियों को जला भी दिया गया है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है। जब उसकी जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया। दुर्भाग्य अब यह है कि जब कारा अधीक्षक को इसकी जानकारी भी लग गई तो उन्होंने इस तरह के किसी भी जानकारी से अपनी अनभिज्ञता जताई है। पुरानी जेल के सामग्रियों की सुरक्षा को लेकर जब ऐसी कर्तव्यहीनता अधिकारियों में होगी तो आने वाले दिनों में असामाजिक तत्वों का दुस्साहस और बढ़ जाएगा और उनके द्वारा इससे भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। ये पहले जेल था। पुरानी जेल की खिड़की तोड़ते हुए अज्ञात लोग अपना खिड़की के रड, मंदिर के घंटी, केवाड़ी, दरवाजा सब कबाड़ के ले जाते रहा। सब चल रही है, हमने सब जगह खबर कर दिया था कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए। तब तक ये सारी जिम्मेदारी सर आपकी बनती? हमने नगर थाना को गश्ती के लिए लिखा था, इसमें गश्ती करते रहने के लिए बराबर। इसमें संभव क्या हम इसमें इस तरह का बताएं? आपने थाने को लिखा, थाना किया? गश्ती के लिए बताया गया था, गश्ती के लिए बराबर कहा गया था। इसमें दोषी का क्या बताया? तो गश्ती दल नहीं जाता था, तो देखना पड़ेगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के बारे में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम का बयान सामने आया है। आज देर शाम को झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ कांग्रेस कार्यालय भवन पहुंचने पर मीडिया से रूबरू हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट के बारे में पूछे जाने पर मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया को बताया कि जदयू के 1 दर्जन से अधिक विधायक नाराज हैं तथा गायब भी हैं। आलमगीर आलम यह भी बताते नजर आए कि स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होता है, इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सकता है, इसके संकेत उन्होंने दिए। साथ यह भी बताया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के तुरंत बाद उससे सरकार बनाने का आमंत्रण मिला, पर झारखंड में सरकार बनाने के लिए 2 दिन बाद राज्यपाल से आमंत्रण मिलने पर भी भाजपा पर निशाना साधा। नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जनता ये बात समझ रही है कि बार बार जो नीतीश जी पाला बदलते हैं। हमारी सरकार गिरने के या इस्तीफा देने के बाद हमें 2 दिन इंतजार करना पड़ा सरकार बनाने के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर एवं सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल के द्वारा समाहरणालय परिसर से दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मी ने फाइलेरिया बीमारियों का दवा सेवन किया। उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर ने बताया कि आज पाकुड़ जिले भर में फाइलेरिया बीमारियों को जड़ से भगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बूथ स्तर के माध्यम से दवा का सेवन कराया जा रहा है। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया मुक्त के लिए दवा का सेवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पाकुड़ जिला वासियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि फाइलेरिया बीमारियों को जड़ से भगाने के लिए दवा का सेवन करें, दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा आपने कहा कि तो वो लगभग 9,70,000 ये हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन है। हमारे जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सब मिलाकर इतना ही टारगेट है। बूथ जो बने हुए हैं 1250 से लगभग बूथ हैं और उन बूथों पर हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो है 2 रहेंगी, उनकी संख्या लगभग 2500 है। उसके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, वो सुपरवाइज करेंगे। जितनी भी एज ग्रुप के लोग हैं एडल्ट को 3 गोलियां डाइथाइल कार्बामाजिन 1 एल्बेंडाजोल खिलाना है। 9 से 14 वाले को 2 गोली और 1 एल्बेंडाजोल, उसी ढंग से 2 से 5 वाले को 1 एल्बेंडाजोल 1 डाइथाइल कार्बामाजिन। हर एज ग्रुप के लिए दवाइयाँ हैं। जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जो गर्भवती हैं, जो बच्चे हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वैसे लोगों को नहीं देना है और बाकी सारे लोगों को दवाइयाँ देनी है। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को ये भ्रांति है तो आप इसको दूर कर लीजिए। अगर दवाइयाँ खाने पर कभी कुछ ऐसे जो लक्षण आते हैं। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भदोही से अगली खबर है। विजय मिश्र के परिजनों की संपत्ति कुर्क होगी। आपको बता दें 17 करोड़ 40 लाख की कीमत के 2 भवन कुर्क होंगे। गैंगस्टर एक्ट में डीएम ने कुर्की का आदेश दिया है। बेटी, दामाद और भतीजे की पत्नी के नाम है ये भवन। प्रयागराज जिले में स्थित हैं 2 भवन जो ये कुर्क होने हैं। तो भदोही से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बेटी, दामाद और भतीजे के नाम ये भवन जिनकी कुर्की होनी है। तो गैंगस्टर एक्ट में डीएम ने कुर्की का आदेश जारी किया है। बेटी, दामाद और भतीजे की पत्नी के नाम ये भवन डीएम ने कुर्की के आदेश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर। लिफ्ट एस्केलेटर विधेयक पास हुआ है। हर साल लिफ्ट और एस्केलेटर की जांच भी होगी। बिल्डरों को लगवाना होगा स्वचालित बचाव यंत्र। सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट में लगवाने होंगे कैमरे। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से पंजीयन कराना होगा। कार्यरत कर्मियों की शैक्षिक योग्यता बतानी होगी। तो लिफ्ट एस्केलेटर के संचालन की अवधि 15 साल होगी। मानक की अनदेखी करने पर लगाया जाएगा जुर्माना। तो अब यह विधेयक पास किया गया है। विद्युत सुरक्षा कार्यरत कर्मियों की शैक्षिक योग्यता भी बतानी पड़ेगी। लिफ्ट एस्केलेटर के संचालन की अवधि 15 साल रखी जाएगी। मानक की अनदेखी करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लिफ्ट एस्केलेटर विधेयक विधानसभा में पास हुआ है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए समस्त निर्वाचक रजिस्टर, आपको बता दें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में बैठक की गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल को 18 वर्ष पूरे कर रहे सभी छात्र छात्राओं व्यक्तियों को वोटर बना लिया जाए। इसमें कोई चूक ना हो। विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वोटर फॉर्म उपलब्ध कराएं। और बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी स्कूलों में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था पर 1 सप्ताह में उपलब्ध कराएं। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। सभी बूथ पर बूथ नंबर लोकसभा निर्वाचन 2024 अंकित कराना सुनिश्चित करें। सभी वीआईपी वोटर्स के मतदाता सूची में नाम चेक कर लें। जिन बूथों की वेब कास्टिंग होनी है उन बूथों पर नेटवर्क चेक करा लें। अगली खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे भजन से प्रसिद्ध हुई स्वाति मिश्रा का फर्रुखाबाद के पांचाल घाट स्थित गंगा तट पर चल रहे मेला श्री राम नगरिया में कार्यक्रम हुआ। स्वाति मिश्रा के भजन कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। भगवान राम के भजनों पर लोग मंत्र मुग्ध दिखे। स्वाति मिश्रा ने मेला श्री राम नगरिया पंडाल में कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। के न्यूज रिपोर्टर सतीश गुप्ता द्वारा की गई वार्ता के दौरान भजन गायिका स्वाति मिश्रा ने कहा कि भगवान राम के भजन गाने के लिए अलग से किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं है। भगवान राम के नाम में ही प्रेरणा का भंडार है। वह दुनिया के आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम पर गाए भजन पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट कर सराहना करना जीवन का एक अभूतपूर्व क्षण था। एक पल के लिए लगा कि यह फेक है, लेकिन जब पता चला कि यह सच है तो वह भाव अद्भुत था। इस नगरी में आके, इस जगह पे आके राम जी का अगर भजन गाऊं तो और मजा आएगा। भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आपने राम नाम के कई भजन गाए हैं, क्या कहना चाहती हैं? बस एक राम भक्त को, एक लड़की को जैसा लगना चाहिए वैसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली पूरे देश को बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। सड़क हादसे का सिलसिला लगातार जारी है। हमीरपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रक ने अज्ञात युवक को करीब 300 मीटर तक घसीटा है। सड़क हादसे में एक युवक को अज्ञात ट्रक ने रौंदा है। ये बड़ी खबर हमीरपुर से इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। युवक के शव को पुलिस ने खरोंच कर उठाया है। तो सड़क हादसे में एक युवक को अज्ञात ट्रक ने रौंदा है, उसको 300 मीटर तक घसीटा है। ऐसे में युवक के शव को पुलिस ने खरोंच कर उसकी बॉडी को उठाया है। अज्ञात ट्रक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ है। तो हमीरपुर से यह बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। राठ कोतवाली इलाके के अंबेडकर चौराहे का यह पूरा मामला है। हमीरपुर से यह बड़ी खबर। सड़क हादसे का सिलसिला हमीरपुर में लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये दुखद घटना सामने आई है। एक युवक के शव को ट्रक 300 मीटर तक घसीटता ले गया है और पुलिस को उसके शव को खरोंच के उठाना पड़ा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सड़क हादसे के लगातार सिलसिले जारी हैं। लगातार ओवरलोड जो ट्रक हमीरपुर की सड़कों पे रफ्तार भर रहे हैं, उनसे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी तरह राठ क्षेत्र में आज रात के समय पे एक ओवरलोड बालू के ट्रक ने एक पैदल चल रहे व्यक्ति को उड़ा दिया, जिसमें उस व्यक्ति के शरीर के छिथड़े उड़ गए हैं। जी सिद्धार्थ, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, सड़क हादसे में एक युवक को ट्रक ने रौंदा है और ट्रक के रौंदने से युवक का जो शव था वो छत बिछत हो गया। युवक के शव को पुलिस ने खरोंच कर उठाया है। तो सड़क हादसे में एक युवक को ट्रक ने रौंदा है। ये दुखद खबर हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं। युवक के शव को पुलिस ने खरोंच कर उठाया है। तो 300 मीटर तक ट्रक युवक के शव को घसीटता रहा है।
तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी छत बिछत शव को खरोच कर एकत्रित कर रहे हैं और उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं। हम ये तस्वीरें सीधे तौर पे आपको दिखा नहीं सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शहर में होने वाले स्टंट शो पर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, पल्सर स्टंट शो पर स्टैंडर स्कूटर्स की तरफ से क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में रविवार को आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर जिले भर में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और विभिन्न तरीकों से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। विगत दिनों में सीएम योगी ने सड़कों पर स्टंट करने वालों पर लगाम कसने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। मामले पर शनिवार को सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। सीओ सिटी ने कार्यक्रम आयोजित करने वालों को कार्यक्रम से परमिशन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आयोजक अगर प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन स्टंटबाजी का शो आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा जिससे युवाओं के मन में गलत संदेश जाए। साफ तौर से पुलिस स्टंटबाजी को बढ़ावा देने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के मूड में नजर आ रही है। तो परमिशन के बाद ही स्टंट शो करने की बात कही गई है। स्टंट शो पर पुलिस कड़ी नजर रखे हुए है। देखिए, ये प्रकरण संज्ञान में आया है, उन्होंने ऐड भी निकाला है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि पहली चीज़ की जो भी आयोजन कर रहे हैं उसका परमिशन ले लें और जिसमें कोई भी ऐसा काम कार्य ना करें जिससे किसी युवा के मस्तिष्क पर कोई गलत प्रभाव पड़े। स्टंट वगैरह की उनको मना किया। अगर प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं वो अपना लगा सकते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाराबंकी में बीते दिनों सीतापुर जनपद के रहने वाले सराफा व्यवसायी से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सराफा व्यवसायी से लूटे गए जेवरात और नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश लखनऊ में दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट के 610 ग्राम जेवर, 2910 रुपए, लूट में प्रयोग की गई कार, बाइक व तमंचा बरामद किया है। अभी अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। 29 जनवरी 2024 को बड्डूपुर थाना क्षेत्र में जब नरेंद्र सिंह नाम के एक सराफा व्यवसायी थे, वो बड्डूपुर कस्बे में उनकी दुकान है और वो वापस महमूदाबाद अपने आवास पे जा रहे थे। करीबन अबाउट 5:30 पौने 6 बजे उन्होंने अपनी दुकान को क्लोज किया और जब वो जा रहे थे तो डफरपुर चौराहा है जो महमूदाबाद और बड्डूपुर के बीच में है, वहाँ पर अचानक से एक बाइक आई। उस पर 2 व्यक्ति सवार थे और उन्होंने नरेंद्र सिंह जी की बाइक में लात मार के उनको गिरा दिया, जिससे कि वो गिर गए। जैसे ही वो उठने को हुए तब तक उन 2 व्यक्तियों ने उनको ओवरपावर किया और तब तक उनके पास एक बैग था जिसमें कि कुछ सोने चांदी के जेवरात थे, उसको उन्होंने छीनने का प्रयास किया। तो वो नरेंद्र सिंह ने इसका प्रतिरोध किया। इसी बीच में एक तीसरा आदमी भी आया और उन्होंने नरेंद्र सिंह को के घुटने पर कोई हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा। तो देश की बात में आज मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।